नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम जो क्राउन रूल था 1858 से लेके 1947 तक जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास किए गए थे या इंडियन काउंसिल एक्ट पास किए गए थे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जितने भी एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए थे वो एक्ट कहीं ना कहीं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जिस टाइम पे अंग्रेज़ों का राज था, तो वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था उसमें सुधार कर रहे थे। चाहे वो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है और चाहे वो जुडिशरी सिस्टम है। तो इन तीनों के अंदर धीरे धीरे इन एक्ट के थ्रू, या चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, चाहे वो इंडियन काउंसिल एक्ट हो, तो इन सभी के थ्रू जो हमारा संविधान बना है उनसे कुछ न कुछ चीज़ें ली गई हैं। तो हमारे संविधान के अंदर इन एक्टों से, जो भी इन एक्टों के प्रोविजंस थे, वहाँ से हमारे संविधान के अंदर कुछ चीज़ें ली गई हैं जो काफ़ी हमारे देश के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858। देखिए, जो 1857 की क्रांति थी उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने जो क्रांति के दौरान जो देखा था, रिवोल्ट के दौरान जो भी एक्टिविटी हुई थी, इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना सारा का सारा जो पावर थी वो अपने अंडर ले ली थी और धीरे धीरे वो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करने स्टार्ट कर दिया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है उसके अंदर जो भी प्रोविज़न है वो क्या क्या थे। फर्स्ट, ये बताया गया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो रिवोल्ट का ही कारण था। 1857 का जो रिवोल्ट था उसी के कारण इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट का जो नाम दिया गया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। जो गुड गवर्नमेंट थी इस एक्ट के थ्रू ही लाई गई थी भारत के अंदर। ठीक है। अब देखिए, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या थे। जो भी इंडियन टेरिटरी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिस पे राज किया जा रहा था, ब्रिटिश टेरिटरी नाम दिया गया था, उसमें ये चेंज लाए गए। धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस थे। इट प्रोवाइड द इंडिया हेंस फोर्थ वॉज टू बी गवर्नड बाय इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वायसरॉय ऑफ इंडिया। जो पहली तो बार हर मेजेस्टी के अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो क्राउन है ब्रिटिश का, उसके अंडर उनकी जो पावर है उनके अंडर वो काम करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अभी तक जितने भी गवर्नर थे वो उनका नाम दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन 1857 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत उसका नाम चेंज करके वायसराय दे दिया गया। ठीक है। जो वायसराय था वो क्या था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था किसका, ब्रिटिश क्राउन का। तो जो पहला वायसराय था इंडिया का वो लॉर्ड कैनिंग है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इसको, जो ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, प्लीज़ इन पॉइंट्स को ध्यान से चेक करें, ध्यान से देखें। ये आपके एक टाइप के MCQs क्वेश्चन हैं जो कवर हम कर रहे हैं। ठीक है। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। जो डबल गवर्नमेंट बनाई गई थी उस सिस्टम को ये ख़त्म, इसके द्वारा इस सिस्टम को ख़त्म किया गया। मतलब जो BOC और COD ये जो बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों के दोनों ख़त्म कर दिए गए। एक नया ऑफिस जनरेट किया गया जिस ऑफिस का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया। इसके अंदर क्या थी, जितना भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई और उसको कंट्रोल दे दिया गया कि आप इन चीज़ों को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करो। ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो क्या था, ब्रिटिश जो कैबिनेट थी उसका एक मेंबर था। ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबल था किसके प्रति, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। मतलब कोई भी जवाबदेही देनी है तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही देगा। और उसके बाद जो फोर्थ प्रोविज़न है वो क्या है, इट इस्टेब्लिश्ड ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट SOS प्लस 15 मेंबर, इसको नाम दे दिया गया काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया।
यही सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते थे। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो ये काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी, ये काउंसिल ऑफ इंडिया थी, ये क्या थी, सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है। और इसका चेयरमैन किसको बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बना दिया गया। उसके बाद आता है फिफ्थ जो फीचर है, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज द बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग शूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। मतलब अगर कोई भी लीगल कार्रवाई होगी तो उसके खिलाफ हम उसको हम लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, और वो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो भारत और इंग्लैंड में की जा सकती है। और वो कोई भी कार्रवाई करेंगे किसी के भी प्रति एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, वो इंडिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद ये दिया गया है, द एक्ट ऑफ 1858 लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है उसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, इस पॉइंट में ऐसा बोला गया है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है, अब आता है एक्ट ऑफ 1861। 1858 हमने कंप्लीट किया, उसमें हमने देखा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या थी, गुड गवर्नमेंट एक्ट नाम इसका दिया गया, ठीक है। हर मैजेस्टी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो क्राउन है ब्रिटिश का, उसको वो फाइनल अथॉरिटी होंगे, ठीक है। जो भी एक्शन लिया जाएगा हर मैजेस्टी के अंडर लिया जाएगा। उसके बाद एक ऑफिस जनरेट किया गया जिसका नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया, और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। लॉर्ड जो कैनिंग थे वो फर्स्ट वाइसरॉय थे। डबल जो गवर्नमेंट सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यही क्या थे, डबल गवर्नमेंट सिस्टम थे। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करते थे। इनमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मान लीजिए एक रेवेन्यू को हैंडल करता था, दूसरा क्या करता था, क्रिमिनल सिस्टम या कोई भी एक्शन किसी के प्रति लेना है वो काम करता था। एक नया ऑफिस जनरेट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो मेंबर था किसका, ब्रिटिश कैबिनेट का, और रिस्पॉन्सिबल था अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कोई भी एक्शन होगा, कोई भी कार्रवाई होगी, कोई भी जवाबदेही होगी तो ब्रिटिश क्राउन पार्लियामेंट को वो रिप्रेजेंट करेगा या उसको वो सौंपेगा। कितने मेंबर थे, SOS प्लस 15, मतलब टोटल 16 मेंबर थे किसमें, काउंसिल ऑफ इंडिया में। जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी उसमें सिर्फ टोटल कितने, 16 मेंबर थे, ठीक है। और ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। उसके बाद जो एक्ट ऑफ 1858 है वो क्या नाम दिया गया इसको, लार्जली नाम देने के साथ साथ में ये सिर्फ अपनी पावर को सिर्फ कन्फाइंड करके रखा है इसने, टू इम्प्रूवमेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मतलब जो इंडियन सिस्टम था, इंडियन गवर्नमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको सिर्फ इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि हमने ये एक्ट जो लाया है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए लाया है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम कवर करेंगे द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। 1858 के बाद आया 1861। 1861 में क्या है, अब देखिए वो इम्पोर्टेंट फीचर क्या क्या हैं हम देख रहे हैं। जैसे कि इसके जो फीचर हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, जैसे कि लॉ मेकिंग प्रोसेस है, तो उसमें क्या है, कुछ लोग क्या थे वो ऑफिशियल मेंबर थे, कुछ लोग नॉमिनेट किए गए थे, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। और जो काउंसिल थी, द काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको नाम दिया गया था, जहाँ पे जो चेयरमैन थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके में जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी, ठीक है। इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की स्टार्टिंग यहीं से होती है, बाय एसोसिएटिंग द इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो 1861 के एक्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जो भारतीयों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में उनको इंक्लूड किया गया, एसोसिएट किया गया। अब इसमें क्या गया है, इट प्रोवाइड द वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। मतलब जितने भी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जितने भी इंडियन मेंबर रखे जाते थे
काउंसिल के अंदर, वो क्या थे, सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे और उनको कौन नॉमिनेट करता था, वायसरॉय नॉमिनेट करते थे, ठीक है ना। उसके बाद आता है इन 1862 के अंदर क्या हुआ, लॉर्ड जो कैनिंग थे उस टाइम के वायसरॉय थे, ठीक है, नॉमिनेटेड 3 इंडियन टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव लॉ बनाने वाली जो काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें उन्होंने 3 लोगों को नॉमिनेट किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। पहला जो मेंबर था वो कौन था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 नेम हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस एक्ट के थ्रू लिए गए थे, ये इंडियन जो वायसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर, और किसने लिए थे, लॉर्ड कैनिंग ने लिए थे, राजा ऑफ बनारस, ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये तीनों के तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखना। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं काफ़ी एग्ज़ामों के अंदर। उसके बाद क्या किया, 1861 का जो एक्ट था उसके अंदर क्या किया, एक प्रोसेस को इनिशिएट किया गया जिसका नाम डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जैसे सेंटर है और सेंटर अपनी कुछ पावर, कुछ शक्तियाँ स्टेट को दे दे, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, ठीक है, जो इनिशिएट किया गया डिसेंट्रलाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रलाइजिंग प्रोसेस था, मतलब अपने अंडर पावर रखना, मतलब सेंटर था, वो सेंटर अपने पावर ही सारी पावर को, जो भी पावर हैं उनको निहित कर रखी थी, वो किसके तहत हुए थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत सेंटर में सारी की सारी पावर निहित थी, मतलब वो प्रोविंसेस थे उनको कोई भी पावर नहीं दी गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है इट आल्सो प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है, बंगाल की, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब की। कैसे, पहली जो थी विच व इस्टेब्लिश्ड इन 1862 के अंदर किसकी की गई, बंगाल की गई लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1886 में किसकी की, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की गई। 1897 किसकी की गई, पंजाब की गई। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। कैसे, जैसे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो बनाई गई प्रोविंसेस के अंदर, बंगाल की बनाई गई पहले 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की बनाई गई 1886 में, और 1897 में किसकी बनाई गई, पंजाब की बनाई गई, ठीक है। अब ये जो एक्ट था इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, इस एक्ट के तहत एम्पावर कर दिया किसको, वायसराय को। वायसराय को फुल पावर दे दी गई, क्या दे दी गई, एम्पावर द वायसराय टू मेक द रूल एंड ऑर्डर फॉर सम कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। मतलब वायसराय को फुल पावर दे दी गई, वो रूल बनाए, कोई भी ऑर्डर पास करे, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में काफ़ी बार आया है और काफ़ी एग्ज़ाम है जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम है उनके अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है। क्या है, इट आल्सो गिव ए रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कैनिंग 1859, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, रिकॉग्निशन किया गया, मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया गया किसके तहत, 1861 के एक्ट के तहत, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है पोर्टफोलियो का, अंडर दिस ए मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट। मतलब मान के चलिए एक मेंबर है, उसको एक या एक से ज़्यादा जो डिपार्टमेंट सौंप दिए गए कि आप इन पे काम करो, और कोई भी ऑर्डर आपको इशू करना है, कोई भी आपको लॉ बनाना है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इट एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू द ऑर्डिनेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 का जो एक्ट था, 1861 का एक्ट था, उसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दे दी गई किसको, वायसराय को, ठीक है ना, विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस 6 मंथ, जो लाइफ थी इस ऑर्डिनेंस की वो 6 मंथ थी, 6 महीने ही तक ये ऑर्डिनेंस जो था वो लागू रह सकता था, ठीक है। अभी हमने कवर किया 1861 का जो एक्ट है वो। उसके बाद जो आता है 1892, हम इस एक्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।